नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न विधायी कामकाज संपन्न कराए जाएंगे। अगले आधे घंटे में देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र देश को और भी तेज गति से आगे बढ़ाने में नई ऊर्जा का करेगा संचार। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। विपक्ष से हार की निराशा से निकलकर सकारात्मक राजनीति की अपील। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने सभापति के व्यक्तित्व को बताया सेवा, समर्पण और संयम का सार। उपसभापति समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने किया स्वागत। 3 नए सदस्यों को दिलाई गई सदन की शपथ। लोकसभा की कार्रवाई में अवरोध के बीच मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करने वाला बिल और पान मसाले के उत्पादन पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाने से जुड़े विधेयक पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद परिसर में शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं, जनता के प्रति जवाबदेही, विपक्ष के रवैये, बिहार चुनाव, देश की आर्थिक क्षमताओं की मजबूती समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह सत्र केवल एक औपचारिकता नहीं, राष्ट्र की तीव्र प्रगति से चल रही यात्रा के लिए नई ऊर्जा का एक स्रोत है। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राष्ट्र की आर्थिक क्षमताओं को भी मजबूत कर रही हैं। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र सफल परिणाम दे सकता है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने लगातार अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की जीवंतता और भावना का प्रदर्शन किया है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र में संतुलन, जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित गरिमा झलकनी चाहिए। इसमें चुनावी हार की निराशा और जीत से उपजा अहंकार नहीं झलकना चाहिए। पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि संसद नीति और परिणामों के लिए है, न कि अवरोध और नारेबाजी के लिए। प्रधानमंत्री ने गतिरोध के चलते पहली बार चुने गए युवा सांसदों के लिए चर्चाओं में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाने पर चिंता जताई। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। अब बात राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संसद के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित 3 सदस्यों ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन कार्यवाही शुरू करते हुए तीनों सदस्यों को शपथ दिलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, गुरबिंदर सिंह ओबरॉय और चौधरी मोहम्मद रमजान ने उच्च सदन की शपथ ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में पहली बार सदन की अध्यक्षता की। कार्यवाही शुरू होने पर सभी ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विभिन्न दलों के नेताओं ने सभापति का स्वागत किया। उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की चर्चा करते हुए उच्च सदन के सभापति के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा, समर्पण और संयम को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व का सार बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सदन नए आदर्श स्थापित करेगा। आदरणीय सभापति जी, शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से
देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सभापति का अभिनंदन किया। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की चार पांच चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। विरासत में मिली चीजों के साथ साथ क्या यथार्थ है और क्या सच्चाई है और हमने अपना रास्ता कैसे चुनना है,
ये आपने अपने जीवन में देखा है और इसको आपने चरितार्थ किया। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कांग्रेस के घराने से आते थे और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आपने ज्वाइन की। जब ज्वाइन की तो आपके परिवार में आपके बड़ों ने आपसे तकरीर की, आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ मत जाओ, ये जाना उचित नहीं है। यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये गैर राष्ट्रवादी है। और आपका जवाब परिवार को था कि मैंने उनको देखा है, परखा है, साथ काम किया है, मुझे वह राष्ट्रवादी ही है और सही राष्ट्रवादी है, ऐसा आपके मन में है। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आप किसी बायस से दबे नहीं, आप किसी प्रेशर में नहीं आए, आप अपने बुजुर्गों के, बड़ों के दबाव में नहीं आए, लेकिन स्वचेतना से, स्वसोच से आपने अपने जीवन के विचारधारा की रास्ता तय किया। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और यही बताता है कि आपने किस तरीके से सामाजिक जीवन किया। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बुद्धि से सोचकर, अपने आसपास के वातावरण को समझकर, उचित क्या है उसको समझकर और दबाव में ना आकर के अपने जीवन का फैसला करता है, वो हमने देखा है। आपको परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले, किसान परिवार से आप थे, आपका सारा जीवन सामाजिक कामों में गया। आप राजनीति में जरूर रहे और राजनीतिक दृष्टि से आपने जरूर काम किया। यू वर इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड यू डिड लॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड, बट आपकी आत्मा और आपके कार्य करने का ढंग, उसमें समाज के प्रति समर्पण हमेशा दिखता रहा। इसलिए समाज के प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा रहा, ये भी हम सबको मालूम। So for the whole family, we wish you well. From our family of the All India Trinamool Congress, whose chairperson is Ms. Mamta Banerjee, greetings, and our National General Secretary Abhishek Banerjee, and all our MPs and everybody across the country. Health and happiness for you and your family, health and happiness for federalism, health and happiness for a parliamentary democracy, and the fourth and the last, a healthy, transparent electoral process must be preceded. But you will forgive, I'll say this in Bengali, Shusto Thakun, Bhalo Thakun. Now, in the true federal spirit of this house, my pronunciation in Tamil may be bad, but you can correct me later, but let me try, okay? Shusto Thakun, Bhalo Thakun in Bangla. So, Shiva's looking at me because he'll first correct my Tamil, but I'll try. Magarchi Ago Iro, Arogi Mago Iro. Okay? That is good health and good happiness with my bad Tamil. You are the guardian to voice of India's regions and balance to our democracy. As long as you are on this chair, Honorable Chairman, sir, all the states will look to you for balance. There are larger states in this country. In this house, there are national parties, there are regional parties, smaller parties, parties with more than 100 members of parliament, as well as for Biju Janata Dal, 7 members of parliament. But the voices of each citizen comes in through this house, through you. So we hope that as this institution, you'll continue to safeguard the federalism and the Council of States. I would request you, sir, as somebody who has not only been a parliamentarian, as a governor, and as many positions, public positions you have held, to try and find some fine balance in which all these concerns of both sides can be addressed, but at the same time, there has to be a functioning of parliament which is very, very much needed.
सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए सदस्यों से सदन में परिपक्व और सार्थक बहस करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करना सबका धर्म है। In the very first few days after my assumption of office, I met all the floor leaders of the Rajya Sabha. During the meeting, I had stressed that the entire nation looks up to us for mature deliberations on policies that will shape our future. Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. Rajya Sabha has been the cradle of many profound debates and discussions which have helped in shaping the destiny of our nation. Each time we enter this temple of democracy, we should pledge to ourselves to follow the basic principles of parliamentary democracy, which are dialogue, deliberation, debates, and discussion. I am so deeply moved by the wishes, appreciations, and the encouragement by 33 members of this August House. It is my honor and privilege to serve Bharat Mata, and I thank you for electing me as the Vice President of India and Chairman of Rajya Sabha. We all should be proud of India's democratic power and celebrate her as the mother of democracy. As it is mentioned by many members, my humble journey from Tirupur, the knitwear capital, to New Delhi, the national capital, shows the remarkable power of our democracy. Only in democracy a person can rise from the humblest beginning to the high positions in public life. This rise makes me more conscious of the duties and responsibilities of the chair. The chair had been adorned by the finest and the most distinguished sons of the soil. Their intellect, dignity, and commitment to parliamentary democracy have left being an enduring legacy, and I assure the House to continue their great legacy. We all had celebrated the 76th anniversary of the adoption of Constitution as Samvidhan Divas in a grand manner. It is essential for every citizen to live up to the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity. These ideals ensure that every citizen, regardless of the caste, creed, gender, language, region, or religion, has a rightful place in our motherland. My humble request to all the honorable members of this august House that we all must act as exemplary leaders by upholding these constitutional values. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष ने कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सदस्यों की ओर से सदन में लगातार व्यवधान से कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही चलने की अपील की। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप प्रश्नकाल को स्थगित करने का प्रयास मत करिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की बैठक शुरू होते ही सदस्यों को 5 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी। लोकसभा ने मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय कुमार मल्होत्रा समेत 5 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सदन ने रिटायर्ड कर्नल सोनाराम चौधरी, रवि नाइक
और श्री प्रकाश जायसवाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर कुछ देर का मौन रखा। लोकसभा ने महिला क्रिकेट विश्व कप, दिव्यांग महिला T20 विश्व कप और कबड्डी विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीमों को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों से देश के लाखों युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय महिला तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करती है तथा उनकी भावी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। लोकसभा ने 2 प्रवर समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सदन में शून्यकाल शुरू होने के पहले पीठासीन संध्या राय ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखवाए। सदन में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की परिषद के लिए लोकसभा के 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा विधायी कार्य के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 संबंधी प्रवर समिति का कार्यकाल इस शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी। वहीं जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 संबंधी प्रवर समिति का कार्यकाल इस शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्तावों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैडम, आई इंट्रोड्यूस द बिल। इसके साथ ही पान मसाले के उत्पादन पर स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाने संबंधी विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। With your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public health, and to levy a cess for the said purposes on the machines installed or other processes undertaken by which specified goods are manufactured or produced, and for matters connected therewith or incidental thereto.
प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, with your permission, I introduce the bill. लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच दर्शाने वाला विवरण पेश किया। Madam, with your permission, I rise to present a statement both in Hindi and English showing supplementary demands for grants first batch of 25-26. लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के अवरोध के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री ने विधेयक को पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है। इसमें जीएसटी विनियमन को केंद्र के नए जीएसटी स्लैब के अनुरूप बनाने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और करदाताओं पर इससे अनावश्यक कर नहीं लगेगा। Manipur GST amendments couldn't happen in time as the State Assembly was in a suspended mode. Manipur Goods and Services Act 2017 was amended through an ordinance which was promulgated by the central government on 7th October 2025. Now this bill has been brought to replace the second amendment ordinance 2025 and give permanent effect to the amendments made to the Manipur GST Act in 2017. I'd like to say a few words on the salient features. A track and trace system will be introduced to closely monitor how certain sensitive goods move through the supply chain. This will help prevent leakages and make oversight more effective. Rules also dealing with the time of supply for vouchers are being removed because issuing a voucher is not actually a supply of goods. सदन दिन भर में आज इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।